वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका पसंदीदा आप बीती लेकर, और आज भी कुछ डरावने अनुभव, मगर उससे पहले कुछ बातें। दोस्तों, जैसे कि एक भाई ने कहा, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे A2 Play का दोनों लिंक डाल दिया है, सो प्लीज़ 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 उसे भी फॉलो कर लीजिए। आप A2 Play चलाएं ना चलाएं ये आपकी बात है, मगर फॉलो तो कर सकते हैं। सिर्फ 200 फॉलोअर्स चाहिए यार, वहाँ पर भी चैनल मोनेटाइज्ड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन जैसे ही जाएंगे, स्टार्टिंग में ही डाल दिया है, एंड इट ए गुड प्लेस। अगर आप लोगों की हेल्प मिली तो वहाँ भी मोनेटाइज्ड हो जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ से दोनों चैनलों को फॉलो बस कर दीजिए, भले ही देखिए मत, यूज़ मत करिए, फॉलो तो कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप में से जो लोग भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं, भाई भेजिए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ही है। और अगर आपको लिखने में असकट लगता है तो आप वॉइस मोड पे भेज दीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं उसे सुनूंगा और सुनकर तुरंत ही पब्लिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो कलेक्शन है वो तो मैं पब्लिश कर ही रहा हूँ, मगर जो नए आएंगे या अभी आप लोग भेजेंगे वो पहले आएगी आपके नाम के साथ पूरी तरह से। तो अगर अपनी स्टोरी यहाँ सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल भेजिए। शुरुआत करते हैं आज की। आज बहुत अजीब अजीब किस्से जो आपको सच में मजा आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कब्रिस्तान से। दोस्तों, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब ऐसी जगह है जहां पर हम सभी जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां पर अतृप्त आत्माएं रहती हैं। अब ये तो अलग ही विषय है कि क्यों रहती हैं, कैसे रहती हैं, मगर आज के जो दो स्टार्टिंग के अनुभव ले रहा हूं वो दोनों ही छोटे हैं मगर बहुत विशिष्ट हैं। पहला अनुभव है छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से, श्रीमती सुनिधि चौहान जी का। वाओ, व्हाट अ नेम। खैर, इन्होंने लिखा है, ये इनके बचपन का एक अनुभव है। जिस वक्त क्लास 6 में थी तो वहाँ का एक फेमस स्कूल है, स्कूल का नाम इन्होंने नहीं लिया है। तो ऐसा है कि उस समय उस स्कूल के एक खास एरिया में बच्चों को जाने की बिल्कुल मनाही थी। मतलब अगर कोई भूले भटके उधर चला भी जाता था तो उस स्कूल की जो टीचर्स होते थे, चौकीदार वगैरह होते थे, वो बिल्कुल उनको डांट के वहाँ से ले आते थे। तो ऐसा क्या था वहाँ ये तो किसी को भी पता नहीं, मगर ये बात थी कि उधर जाना मना था। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसा ही कुछ गणतंत्र दिवस का ही शायद समय था, उनको ठीक से तो याद नहीं, काफ़ी छोटी थी वो। तो उस समय स्कूल में सब तैयारी वगैरह चल रही थी, एंड सडनली जो है 3 लड़कियां आपस में बातें करते करते वहां तक पहुंच गई जिधर जाने की मनाही थी। उस समय शायद चौकीदार वगैरह, मैडम वगैरह तो सब बिजी थे ही, चौकीदार वगैरह भी वहां पर नहीं थे। तो जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे, एक लड़की बेहोश होकर गिर गई, दूसरी लड़की बिल्कुल ऐसे खड़ी हो गई जैसे बुद्ध बन गई हो, और इन दोनों को देख के तीसरी लड़की दौड़ के वापस स्कूल की तरफ भागी। जब टीचर्स वगैरह वहाँ पहुँचे तो देखा एक लड़की तो बेहोश थी, तो उसको तो हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की जाने लगी। दूसरी लड़की से जब पूछा गया, अरे तुझे क्या हो गया, तू ऐसे क्यों खड़ी है, चल क्लास में चल, तो वो लड़की बहुत ही अजीब भाव से बोलने लगी, जैसे बोल रही हो, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा जैसे कविता सी पढ़ रही है, और एक बदमाशी करते हैं ना, जैसे उस टाइप की हरकत वो कर रही। तो चूँकि टीचर्स को शायद कुछ पता था, तो उन्होंने जैसे ही देखा तो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको कहा, मैम इनको तो क्या बोलते हैं, ले जाना पड़ेगा किसी बड़े मंदिर में, तो इनके पेरेंट्स को फ़ोन कर दीजिए। अब बात यह है कि जो उनके पेरेंट्स थे, लड़की के पेरेंट्स थे, वो भी थोड़े बहुत भक्ति भाव वाले थे। तो जैसे ही इन्होंने सुना मंदिर ले जाना पड़ेगा तो इन समझ गए कुछ है। तो खैर लड़की को ले जाया गया, फिर कुछ रिचुअल्स वगैरह किए गए, तब जाके वो जो है नॉर्मल हुई।
और एट लास्ट फिर ये निर्णय लिया गया कि वो जो एरिया है उसको दीवार से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, मतलब कोई उधर जाए ना। एंड जो बात इनको पता चली वो कुछ ऐसी थी कि वो जगह जो थी वो हिंदू कब्रिस्तान था। अब आप बोलेंगे हिंदू कब्रिस्तान कैसे हो सकता है? तो जो बच्चे हम जानते हैं कम उम्र में मर जाते हैं, उनका दाह संस्कार नहीं होता है, हमारे हिंदू धर्म में भी उनको कब्र दिया जाता है। तो वो ऐसा ही एक कब्रिस्तान था, हालांकि अब अबेंडेंड था, मतलब अब उपयोग में नहीं आता था, बट एट अ टाइम वहाँ पे ऐसा कुछ था। और शायद इन्हीं बच्चों की आत्माएं भी वहाँ पर घूमती थी, जिसके कुछ अनुभव टीचर्स को भी हुए थे, इसलिए वो वहाँ जाने मना करते थे। और उस दिन भी शायद उस बच्ची को वैसे ही किसी आत्मा ने पोजेस्ट किया था। अल्मोड़ा से नरेंद्र जी ने, वाह पहाड़ी इलाका, बहुत प्यारी जगह है, मैं नैनीताल तक गया हूँ। तो ये लिखते हैं कि इनका जो एरिया है वहाँ पे ये सेल्स डिपार्टमेंट में है कंपनी के, और उसको लेकर अक्सर इनको जो है आसपास जाना पड़ता है एंड लौटने में काफ़ी रात भी हो जाती है। तो ऐसे ही एक बार जो है वो रात में लौट रहे थे, तो इनका घर जो है वो 2 रास्तों पे आता है। एक रास्ता जो है थोड़ा लंबा है, तो वहाँ से अगर लौटते तो इनको करीब घंटे भर लग जाते, और दूसरा रास्ता जो है वो एक कब्रिस्तान के पास से होकर जाता है। एंड जैसा कि होता है रात में लोग उस रास्ते को प्रेफर नहीं करते हैं। तो अब चूंकि ये काफ़ी ट्रैवलिंग करके लौट रहे थे और काफ़ी थके हुए थे, तो इन्होंने जो है छोटा रास्ता चुना। एंड जैसे ही कब्रिस्तान से थोड़ा पास पहुंचे तो इनको दूर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। तो समझ में इनको शायद तक आ चुका था कि ऐसी जगहों पर भाई रात के समय लड़की नहीं हो सकती, तो ये क्या है थोड़ा आगे चले गए। एंड जैसे ही थोड़ा आगे गए तो वो लड़की फिर वहाँ पे खड़ी दिखाई दी, एंड फिर थोड़ा आगे गए तो फिर वो लड़की खड़ी दिखाई दी। तो आप समझ सकते हैं इस तरह रात का माहौल हो और वहाँ पर अगर किसी के साथ हो तो सब होता क्या है कि स्टोरी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, बट जब कोई इंसान उस चीज़ को भुगतता है तब पता चलता है कि सच्चाई क्या होती है। तो खैर ये भी काफ़ी परेशान से हो गए। एंड दोस्तों मैं तो कहता हूँ भाई देखिए, धूम्रपान गुटखा खाना ये सब सेहत के लिए बहुत ख़राब है एंड बिल्कुल मत कीजिए। बट चूँकि कहानी में इन्होंने लिखा है इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि वो रुक कर उन्होंने जो है एक सिगरेट जलाई, एंड सडनली जो है वो आकृति वैनिश हो गई और दोबारा फिर लौट कर नहीं आई। तो कहते हैं ना आग से ये जो एंटिटी है वो डरती है, तो शायद इन्होंने उस टाइम आग जलाई थी, इस वजह से ये गायब हो गई। आज की तीसरी जो घटना है ये सुमोना वाजपेयी जी ने लिखा है, और ये लिखती हैं अकोला महाराष्ट्र से। इनकी स्टोरी जो है वो एक तरह से काफ़ी पेनफुल लगी मुझे, एंड थोड़ी सी साइकिक भी है, मतलब साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। इनके एक भाई हैं जो साइकाट्रिस्ट हैं और उनका एक अच्छा खासा हॉस्पिटल है। ये उसी की घटना है। वहाँ पर एक पेशेंट आता था और उस पेशेंट के बारे में इन्होंने इनको बताया था, तो इन्होंने कहा मुझसे शेयर करना चाहिए। पेशेंट जो है वो पिछले करीब 12-15 साल से लगातार आ रहा है, और जैसे ही मतलब उसका अपॉइंटमेंट आता है वो अंदर आता है, बाकायदा अपनी जो प्रॉब्लम है डिस्कस करता है। डिस्कस करने के बाद जैसे ही मतलब जितना देर डॉक्टर दे सकता है उसी दौरान वो बात करता है। वो बात करके फिर अच्छा सर मुझे तो लगता है मेरा कोई इलाज नहीं है, फिर भी आप बताइए क्या है करके चला जाता है। एंड बहुत अच्छे परिवार से है, काफ़ी रेपुटेड फैमिली है उसकी, इसलिए डॉक्टर साहब भी जो है उनको
इग्नोर नहीं करते, मतलब जब भी वो बार बार आ रहा है, वही बात कर रहा है, फिर भी वो सुन लेते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो है सबसे बड़ी उसकी गिल्टी, अपराध बोध। क्योंकि जीवन में उससे कुछ ऐसा हो गया है जिसके अपराध बोध से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो मेन जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि ये जो व्यक्ति है, इसका नाम रजत, और जब इसकी यंग एज थी, उस समय कहते हैं ना प्ले बॉय जैसा, तो ये बंदा एक प्ले बॉय जैसा था, डैशिंग पर्सनालिटी, बहुत खूबसूरत दिखने में, एंड कोई भी लड़की आसानी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और लड़कियों में भी एक अलग सा क्रेज था उसको लेके। सबको पता था कि ये प्ले बॉय है, किसी के साथ भी लंबे समय तक रिलेशन में नहीं रहता है, मगर लड़कियां जैसे खुद से वो एक्सपीरियंस लेने के लिए उसके साथ जुड़ती थी। एंड आए दिन कभी इस लड़की के साथ, कभी उस लड़की के साथ देखा जाता था, और इस तरह से इसकी लाइफ चल रही थी। सडनली एक लड़की जो एज में थोड़ी कम थी, एंड इसकी फैमिली में बहुत उस पर प्रेशर था, मतलब माता पिता एकदम प्रेशर में रखते थे, इतने बजे जाना, इतने बजे आना, इस टाइम पे घर में रहना है, तुमको पढ़ना है, तुमको इस टाइप का जैसा होता है कंट्रोल में रखना। तो वो लड़की जो है, हालांकि दिखने में काफी सुंदर थी, वो इसके संपर्क में आई, रजत के, एंड इनके बीच कुछ समय तक जो है ये रिलेशन चला। एंड सुमना जी लिखती हैं कि वो बंदा मतलब इस टाइप का था कि बिल्कुल पॉजिटिव कहते हैं ना, कि मतलब अगर आप मेरे रिलेशन में हैं तो आपको जो मैं कहूँगा करना होगा, जितनी देर मेरे साथ रहना होगा, ऐसा वैसा, ज़्यादा समय मेरे साथ स्पेंड करना होगा। और उस लड़की की प्रॉब्लम ये थी कि मतलब वही मम्मी पापा डांटेंगे ऐसा वैसा। तो एक दिन इस बंदे ने इससे कह ही दिया, देखो अगर तुम मेरे साथ रह सकती हो तो रहो, नहीं तो जाओ, क्योंकि मेरे पास हजारों हैं। तो उस डर से, रजत को खो देने के डर से, ये लड़की जो है अब अपने घर से थोड़ा बगावत पे उतर आई, कहते हैं ना, देर से घर आना, ज़्यादा समय रजत के साथ रहना, कॉलेज बंक मारना, ये सब भी उसने शुरू कर दिया था। एंड वन डे हुआ क्या कि ये लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, घर में नहीं बताए थे, कॉलेज जा रही हूँ करके गई थी, और इस रजत के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल गई थी। एंड मोमेंट पे शायद गाड़ी खराब हो गई, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गई, तो काफ़ी रात ये लौटी। और कहते हैं ना, आप कितनी भी कोशिश कर ले, माँ बाप से कोई चीज़ छुपती नहीं है। तो ये लड़की काफ़ी छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर गाहे बगाहे किसी के उससे उसके माता पिता को पता चली गया था कि आजकल ये रजत के साथ है। जैसे होता है, अरे तुम्हारी लड़की तो रजत के साथ देखी गई है भाई, वो तो बहुत ऐसा लड़का है, उनकी बेटी के साथ ऐसा था, तो वो तो मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी, ऐसा वैसा, बड़ी मुश्किल से फिर उसकी शादी हुई। तो माँ बाप थोड़ा डर ही जाते हैं। बट वो दिन चूँकि काफ़ी लेट हो गया, तो उसके माँ बाप का ये भी सब्र का बांध टूट गया। एंड जब वो घर लौटी तो काफ़ी उसको डांट पड़ी। और हुआ ये था कि ये सब के कारण, गाड़ी खराब हो जाने, ये हो जाने की वजह से दिन भर से लड़की ने कुछ खाया नहीं था। एंड घर में भी जब पहुंची तो फिर वही डांट डपट ये सब हुआ, गुस्सा उस्सा हुआ, तेरे प्यार का भूत उतारते हैं, ये वो करके माँ बाप ने उसे कमरे में बंद कर दिया। एंड उस रात भी उसको खाना नहीं दिया गया। एक बार उसकी माँ ने हालांकि कहा था कि खाना दे देते, तो पिता ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, भूत उतारना है तो उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। एंड सवेरे तक जब सब कुछ शांत हुआ तो माता पिता को और गुस्सा आया, क्योंकि लड़की ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया। तो बोले देखो इतनी जिद्दी हो गई है, एक बार भी बुलाई नहीं कि दरवाज़ा खोल दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी, भूख लगी है, मतलब जिद में बैठी है। फिर भी माँ बाप का दिल होता है। और उन्होंने दरवाज़ा खोला और खोल के जो अंदर का दृश्य देखा, उससे तो उनके हाथ पांव ही फूल गए। लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। माता पिता बिलक बिलक कर रोने लगे, क्योंकि जो भी हो माँ बाप का दिल होता है। और लड़की जो है भूखी प्यासी थी एंड उसी हाल में मर गई।
इधर रजत के साथ एक अजीबोगरीब घटना हुई। रात में वो जब बैठा था, सडनली डोरबेल बजी। तो उससे थोड़ी देर पहले उसने ऑर्डर करके खाना मंगाया था और खाना उसने आधा ही खाया था, आधा किचन में रखा हुआ था। तो जैसे इसने गेट खोला तो कोई नहीं था, जैसा कि वो डॉक्टर को बताता था अपनी कहानी में, ये मैं यहां बता दूं। और गेट खोलते ही साथ कोई नहीं था, मगर ऐसा लगा जैसे एक हवा का झोंका उसे छूता हुआ अंदर चला गया। तो उसने सोचा होगा शॉर्ट सर्किट हो गया या छिपकली वगैरह की वजह से बेल बज गई होगी। उसने डोर बंद कर दिया और जब वापस किचन में एक बार गया पानी लेने, उसने देखा वहां खाने की प्लेट पूरी तरह से साफ थी, मगर उसने उतना साफ करके नहीं खाया था, वो तो आधा खाना खा के रख दिया था, बट प्लेट पूरी तरह से साफ थी। बाद में फिर जब अगली मॉर्निंग उसको पता चला कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और इस तरह से वो, इसको तो पता था दिन भर से भूखी है, फिर उसको जब घर में भी खाना नहीं मिला, मतलब एक तरह से भूखों प्यासों मर रही थी। तो उस घटना ने रजत के दिमाग पर भी काफ़ी असर किया, एक तरह से उसे गिल्टी में डाल दिया कि शायद वो लड़की के साथ अगर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, मतलब कम उम्र की लड़की थी, डरी सहमी सी रहती थी, माँ बाप क्या कहेंगे, और ये हमेशा प्रेशराइज करता था मेरे साथ रहना तो रहो नहीं तो बाढ़ में जाओ। तो उसे ऐसा गिल्ट हुआ कि शायद इसी की वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, और वो गिल्ट इसके दिमाग में इतना हैवी हो गया कि वो एक मानसिक परेशानी में ही चला गया। एंड इवन फिर एज उस समय उसकी करीब 45 के आसपास थी, उसने फिर जिंदगी भर शादी ही नहीं की। एंड वो जो प्ले बॉय था वो सब कुछ भी छूट गया। और आज की आखिरी स्टोरी जो है वो बॉम्बे से है। बॉम्बे में लिखने वाली हैं श्रीमती अनुराधा डे, और इनकी सिस्टर की ये बात है, इनकी बड़ी सिस्टर जो मतलब कज़न है, और ये एयर होस्टेस थी। 2007 सन की ये घटना है, अभी तो खैर मैरिड है और दूसरे काम में है। उस समय ये एयर होस्टेस थी और बॉम्बे में एक घर लेके रहती थी। तो सडनली क्या हुआ कि जिस घर में वो रहती थी काफ़ी अच्छा फ्लैट था, तो मकान मालिक ने कहा कि भाई आपको खाली करना पड़ेगा, हमारे कुछ जान पहचान वाले आने हैं, हम उनको किराए में देंगे। तो उनके ऊपर बड़ी परेशानी हो गई। एक तो एयर होस्टेस की जॉब ऐसी टाइम नहीं मिलती, ऊपर से मकान खोजना ये करना, और मकान मालिक भी जल्दबाजी कर रहे थे, और पीजी किसी के यहाँ ये रह नहीं सकती थी क्योंकि एयर होस्टेस की ज़िंदगी आप जानते हैं, कभी भी जाना पड़ जाए, कभी भी ड्यूटी से लौट रहे हैं, एंड पीजी में एक रेस्ट्रिक्शन होता है। तो इनके लिए सेपरेट फ्लैट ही अच्छा था। तो अंत में फिर इन्होंने जिसके थ्रू ये फ्लैट मिला था पुराना वाला, उसी से कांटेक्ट किया और उससे कहा कि भाई देख लीजिए, कोई अच्छा सा अगर 1 BHK भी दिलवा सके तो दिलवा दीजिए, जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी, क्योंकि मैं तो खुद ये सब नहीं कर सकती। तो उस बंदे ने इनके लिए एक फ्लैट खोजा। फ्लैट मतलब ऐसा था कि 3 मंजिला मकान था। नीचे के वो लोग जो हैं जिनका मकान था उनके 3 भाई, नीचे के फ्लोर पर एक भाई अपनी फैमिली के साथ रहते थे, बीच वाला फ्लोर जो था वो खाली था, और टॉप फ्लोर पर फिर उनके एक और भाई रहते थे। अब ये फ्लोर क्यों खाली था, उसकी वजह ये है कि उनके एक भाई की डेथ हो गई थी, और ये जो फ्लोर है मतलब उनके भाई के हिस्से का था। तो जब वो हुआ तो अब इसमें क्या था कि थोड़ा बड़ा सा था, तो उनका कहना था कि मतलब वो जो जिनकी डेथ हो गई उनका बहुत सारा सामान वगैरह है, तो वो बाकी कमरों में हम रखवा देंगे। तो एक तरह से वो 1 BHK ही बन गया था, मतलब बाकी कमरों में सामान था, इनके पास एक बेडरूम हॉल किचन रह रहा था। तो इन्होंने कहा ठीक है, जब 1 BHK का किराया ले रहे हैं तो अच्छा ही है। फिर एग्रीमेंट वगैरह के लिए जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं अभी एग्रीमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि थोड़ा मतलब कुछ लीगल वो चल रहा है, तो आप 1 महीना रहिए,
1 महीने तक वो निपट जाएगा, फिर हम एग्रीमेंट करवा लेंगे। तो खैर अच्छी जगह थी, सेपरेट था, लोग भी थे, तो वो शिफ्ट हो गए। एंड ये लिखती हैं दीदी का ज़्यादा सामान तो था नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो ट्रैवलिंग में रहती थी, तो थोड़ा बहुत जो किचन का सामान हो गया, एक खाट हो गया, ऐसा छोटा मोटा सामान इनका था। तो जैसे ही उस घर में शिफ्ट हुई, सबसे पहली बात ये हुई कि उनको ऐसा लगता था जैसे आसपास कहीं से बहुत भारी सामान सरकाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, जबकि उनके फ्लोर पर ऐसा कोई भारी सामान था नहीं, जैसा भी बताया उनका क्या सामान था। सेकेंडली क्या हुआ, उनका एक नेचर था, और वो नेचर ये था कि मतलब काम हम ख़त्म करके ये ज़्यादा पार्टीज वगैरह में नहीं जाती थी, अपने रूम में ही रेस्ट करना और ये ज़्यादा पसंद करती थी। बट इस घर में आने के बाद उनको पता नहीं क्यों रूम में जाने की इच्छा नहीं होती, या तो फ्रेंड्स के साथ डिस्को वगैरह चली जाती थी, या फिर किसी फ्रेंड के रूम में रुक जाती थी, या फिर उनको घर की बहुत याद आने लगी। इनकी फैमिली वाले नागपुर में रहते हैं, मदर, एक ब्रदर और माँ है, तो इनको उनकी बहुत याद आने लगी, उनके पास जाने का मन करने लगा, अपने कजन्स की याद आने लगी। तो ये बड़ा अजीब सा व्यवहार उनका हो गया। थर्ड जो है वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो ज़्यादा तो कुछ था नहीं, तो घर में क्या है, एक साईं बाबा की छोटी सी तस्वीर थी, उसके सामने वो दिया अगरबत्ती हमेशा किया करती थी। मगर जब से इस घर में आई, एक तो उनको करने का मन नहीं करता था, दूसरा जब भी वो कभी अगरबत्ती जलाती तो ठीक से जलती नहीं, दिया जलाती तो बुझ जाती। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात यह भी थी कि घर थोड़ा अजीब सा था, मतलब ना तो स्क्वायर था, ना ही ऐसा था, आड़ा टेढ़ा सा था, और थोड़ी सी सीलन जैसी भी थी उस घर में। एंड सबसे जो अच्छी बात थी उस घर को लेने की वजह से उनको पसंद आया था, वो थी एक खिड़की, जिसको खोलने से बिल्कुल सामने से खुला आसमान दिखाई देता है। अब आप लोग समझ सकते हैं, बॉम्बे जैसी जगह में खुला आसमान दिखना कैसी बात हो सकती है। वहाँ तो इतने कंक्रीट के जंगल उग गए हैं कि लोगों को आसमान देखना नसीब नहीं होता है। फ्लैट्स में खिड़कियाँ तक नहीं होती हैं, उनके पास ऐसी खिड़की थी। बट खिड़की के खुले रहने के बाद भी एक अजीब सी सीलन रहती थी, तो इन्हें यही लगा कि वो सीलन की वजह से दिया यह नहीं जलता होगा, ऐसा है। तो खैर दिन बीत रहे थे। सडनली एक दिन इनका जो भाई है वो किसी काम से बॉम्बे आ रहा था, तो अब बॉम्बे आ रहा है तो बोला दीदी का फ्लैट तो है, वहीं रह जाता हूँ। तब इनके मन में एक भावना जगी और इन्होंने जो है अपने फादर को फ़ोन किया और कहा कि आप भी आ जाओ, भाई तो आ ही रहा है, एक काम करते हैं हम लोग शिरडी चलते हैं, बॉम्बे से पास ही में शिरडी। तो इनके फादर ने भी कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। तो जिस दिन इनके फादर पहुंचे और इनकी डोरबेल बजाई और बजाती साथ सडनली उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अंदर नहीं आता, तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं नीचे गाड़ी ठीक करता हूँ, हम लोग अभी निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा अरे पापा आप आए हैं, आइए तो थोड़ा रेस्ट करी जाइए। बोले नहीं मैं नहीं अंदर नहीं आऊँगा, मैं गाड़ी ठीक करो, चलो चलो चलो। तो खैर इस तरह से ये लोग शिरडी होकर आए और आने के बाद इनके पापा जो है तुरंत ही वापस लौट गए। फिर 1-2 दिन बाद अचानक उनकी मदर का फोन आता है कि अरे तेरे पापा के साथ तू कुछ बदमाशी की है क्या। अब यहाँ पे ये था कि इनके फादर डॉटर में बहुत प्यारा रिलेशन था, ये मतलब बहुत चुहलबाजी बदमाशी इनमें होती रहती थी। जैसे कभी टीवी भी देख रहे, पापा का बाल खींच देना, उनको थोड़ा सा वो कर देना, या कभी कह दे बेटा थोड़ा पीछ खुजला दे तो उसको नखोड़ देना, इस टाइप की चुहलबाजियाँ होती रहती थी। तो उनकी मदर का कहना था कि तुम्हारे पापा की पीठ में नाखून के निशान है, तो ये क्या तूने किए थे। तो बोले नहीं मम्मी मैंने तो ऐसा किया नहीं, पापा तो आए चले गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
इसके बाद एक दिन जैसे वो जाने के लिए तैयार हो रही थी, सडनली उनको बहुत तेज बुखार महसूस हो रहा था। तो पहले तो नॉर्मल मेडिसिन्स वगैरह खाई, फिर जब ठीक नहीं हुआ तो वहीं पास ही में एक लेडी डॉक्टर का चेम्बर था, शाम को बैठती थी चेम्बर में, तो वहाँ गई। तो उस वक्त फीवर नहीं था। उन्होंने नॉर्मल मेडिसिन्स दिया और कहा ठीक है, कल आप मैं जहाँ हॉस्पिटल में वहाँ आ जाइए, देख लेते। इनको वीकनेस भी बहुत फील होने लगी थी, देख लेते क्या है। तो नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर जो है उनको देख के घबरा गए, क्योंकि उनको जो है 105 से ज़्यादा का बुखार था उस वक्त। एंड सडनली इस तरह से बुखार आना बहुत टिकल होता है, क्या कारण हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप तुरंत जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो जाइए और टेस्ट वगैरह करते हैं। एंड फिर मतलब उनको देख के डॉक्टर आश्चर्यचकित थी कि यहाँ तक आई कैसे। फिर उनको व्हील चेयर पर बैठा के हॉस्पिटलाइज किया गया ये सब। एंड इनकी मदर भी आई। तो हॉस्पिटल में तो ऐसा था कि मतलब सारे केयर हो रहे थे, तो रहने की उतनी ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप जाके मेरे फ्लैट में रेस्ट कर लीजिए। तो इनकी मदर चली गई। एंड नेक्स्ट डे जब वो आई तो उन्होंने कहा बेटा तो उस फ्लैट में कैसी रहती है, कल रात भर मैं उस फ्लैट में सो नहीं पाई। एंड उन्होंने ये भी बताया कि इनके फादर जो हैं उन्होंने बताया था कि वो फ्लैट में इसलिए अंदर नहीं गए कि जैसे ही वो मतलब वहाँ पहुँचे उनको ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उनको धकेल रही, उनको अंदर नहीं आने देना चाहती। एंड जैसे ही वो डोरबेल बजाए थे तो वहाँ से लौट आने का कारण भी वही था कि बिल्कुल ऐसी कोई शक्ति महसूस हो रही थी जो उनसे कह रही कि यहाँ से चले जाओ। उन्होंने वहाँ से चले आने में ही भलाई समझी। और एक बात और थी कि ये जो एक तो पूजा कर नहीं पा रही थी, सेकेंडली अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि जैसे वो वर्क से वापस लौटती थी तो साईं बाबा की तस्वीर अक्सर इधर उधर गिरी हुई मिलती और कई बार उसके फ्रेम का कांच टूटा था। तो मतलब इतने बार हो गए थे, इनका मन हो गया था अरे हट कांच नहीं लगवाती, मैं ऐसे ही रख देती हूँ। बट बाबा की कृपा अनंत है। हॉस्पिटल से लौटने के बाद इनकी माँ तो इनको लेके घर कई कुछ दिनों की छुट्टी के बाद, एंड फिर इनके फादर ने तुरंत ही अपना जो है सोर्स वगैरह लगा के एक दूसरा फ्लैट अच्छा सा देखा और इनको वहां से शिफ्ट करा दिया। बाद में इनको पता चला कि ये जो फ्लोर था वो इनके मकान मालिक के भाई का था जो गांव में रहते थे। एंड इन लोगों ने उनसे कुछ छल कपट करके फ्लैट को हथियाने की कोशिश की थी और उसी चक्कर में शायद उनकी जान गई थी। और अभी भी वही कानूनी पचड़ा चल रहा था, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया था। और कहते हैं ना जब किसी इंसान को धोखा दिया जाता है तो उसकी आत्मा फिर उसको छोड़ती नहीं, इसीलिए शायद उस व्यक्ति की आत्मा वहां पे थी कि अब जीते जी तो तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की, मगर अब मुझसे ये फ्लैट लेके बताओ। इसलिए वो किसी को वहां रहने भी नहीं देती। एंड एक लास्ट स्टोरी छोटी सी, ये आया है बालाघाट मध्य प्रदेश से, एक हॉस्पिटल की बात। रचना जी लिखती हैं, ये इनके मदर की साथ घटी हुई इंसिडेंट है। इनके शहर में एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल है, बट हॉस्पिटल का जो आईसीयू है वो काफ़ी बदनाम है, लोग उसे हॉन्टेड कहते हैं। बट होता है ना कि इन सब चीज़ों पर इंसान बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता है। तो इनकी मदर की जब तबीयत खराब हुई तो इनको उसी हॉस्पिटल में ले जाया गया एंड इनको आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में जब इनको एडमिट किया गया तो उसी समय एक व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसको शिफ्ट किया गया।
एंड सवेरे जब ये आईसीयू में भर्ती हुई, शाम तक कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि बाकी जो पेशेंट थे उन सबको रूम में शिफ्ट कर दिया गया, ये अब आईसीयू में अकेली ही थी। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि देखिए आईसीयू में है तो यहाँ तो रह नहीं सकते और बाहर भी आप कहाँ रहेंगे, तो आप लोग घर में ही रहिए, यहाँ तो अटेंडेंट है, सवेरे आप आइएगा, और आईसीयू में तो वैसे भी अच्छी केयर होती है। तो ये मान गई। नेक्स्ट डे जब ये हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से चीखी चिल्लाई हॉस्पिटल वालों पर, मतलब उनकी एकदम ऐसी तैसी करने पर तुल गई। हुआ ये कि इनकी जो अटेंडेंट थी उन्होंने कहा मैं 5 मिनट में आ रही, थोड़ा काम निपटा के, और इनकी मदर जो है आईसीयू में अकेली थी। सडनली उनको महसूस हुआ कि बाहर से कोई बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। चौंक पड़ी कि भाई कौन है, एक तो अटेंडेंट आ नहीं रही, ऊपर से आईसीयू का दरवाजा ऐसे कौन खटखटाएगा। फिर सडनली जो है जितने वहां के इक्विपमेंट्स थे वो अपने आप चालू हो गए। अब आप खुद सोचिए, आप एक हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं और अगर आपके साथ ऐसी इंसिडेंट होती है, और उन्होंने ये भी देखा कि इनका जो वो चार्ट होता है ना, डॉक्टर जो चार्ट लिखते हैं, उसके पन्ने अचानक फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई पलट पलट के देख रहा हो। तो अब करे क्या, आईसीयू में भर्ती है, अटेंडेंट आ नहीं रही है, मोबाइल वगैरह भी रखने नहीं दिया जाता है। फिर अचानक उनको ऐसा लगा कि एक धुंधली सी परछाई इनके बेड के पास खड़ी है और बिल्कुल गंभीर आवाज में बोल रही है कि तुम यहां क्यों लेटी हो, ये मेरा बेड है, छोड़ दो। अब इनका डर तो चरम सीमा पर पहुंच गया, बट सडनली अटेंडेंट आ गई एंड सब कुछ नॉर्मल हो गया। उन्होंने रात में तो किसी को कुछ नहीं बताया, बट सवेरे जब इनकी बेटी पहुंची तो उन्होंने बताया सारे इंसिडेंट। तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। हालांकि फिर हॉस्पिटल ने थोड़ा समझा बुझाकर मामला निपटाया और बताया कि हो सकता है अटेंडेंट किसी काम में फंस गई थी, मगर हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारियों का भी ये कहना है कि वो आईसीयू सच में हॉन्टेड है। एंड सिर्फ इन्हीं की नहीं, कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई। तो दोस्तों, आज की ये सारे ओरिजिनल अनुभव आप लोगों को कैसे लगे कमेंट के साथ ज़रूर बताइएगा। एंड याद से A2 Play पर फॉलो कर लीजिएगा।